Morning to all of you. Good morning. Good morning. हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ तक आए थे याद कीजिएगा। याद कीजिएगा कहाँ तक आए थे हम लोग। कौन सी कहानी चल रही थी अंकिता? मैम स्क्रीन नहीं रही। हाँ जी, कहानी कौन सी चल रही थी, याद आ रहा आपको? हेलो मैम। हाँ बोलिए। हाँ जीनावर कहानी थी मैम। ओके, कहाँ तक आए थे? स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस मैम। ओके, यस मैम। यस मैम। कहाँ तक आए थे कोई बताएगा? बोलते जाइए आप लोग। ये ना यहाँ से ऊपर उठा दो, दिखाई दे। मैम हेलो हेलो। हाँ बोलिए ना। असलम के 8 बच्चे थे, किस तक आए थे माँ? ओके, हेलो मैम। हाँ जी बोलिए ना। मैम डॉक्टर सक्सेना ने कहा था कि असलम को कि एक दिन तो बाकी है सरवरी के पास अपनी किस्मत आजमा ले। डॉक्टर सक्सेना का वाक्य दिमाग में हथौड़े सा लहराया। एकाध क्वेश्चन निकाल दे सरवरी तो किस्मत ही समझो। देखिएगा, कोई तो बहुत भीड़ में है, आपके हॉर्न की आवाज आ रही है बहुत ही जोर जोर से। प्लीज आप अपने आप को कंट्रोल कर लीजिएगा। कोई एक व्यक्ति है जो बहुत बाहर भीड़ में है और उन्होंने लेक्चर्स को अटेंड करने का प्रयास कर रहे हैं, पता नहीं कौन है। हाँ जी, अब आवाज आ रही है ना हमारी? यस मैम। ओके, यस मैम। देखिएगा कि जैसे डॉक्टर सक्सेना का वाक्य दिमाग में हथौड़े से लहराया जाता है और एकाध रोज भी निकाल दे सरवरे तो किस्मत ही समझो अपने। अब हमारे डॉक्टर सक्सेना का वाक्य असलम के दिल और दिमाग में छाने लगा है, क्योंकि वह जब खाली टांगा देखता है तो सवारियों को, अब देखिए ना कि जैसे खाली टांगा देखते हैं तो सवारियां अपने आप जिज्ञासा के साथ प्रकट हो जाती है और वो पूछ ही लेती हैं कि चांदनी चौक चलेंगे भाई, हनुमान मंदिर या लाल किला। अब जितने भी दिल्ली के फेमस चीजें हैं, मतलब जो फेमस तीर्थ स्थल है वहां पर जाने, जैसे चांदनी चौक है, हनुमान मंदिर है, लाल किला है, और पहले 3 थे, दूसरे पूरा परिवार, तीसरे सिर्फ 2। डावाडोल हो रही अपनी नियत को उसने धड़काया। अब तो अभी तक भी सरवरी की हालत ठीक नहीं है और सरवरी की इस हालत को देखकर असलम मियाँ बहुत ही परेशान से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर सक्सेना का वाक्य उसके दिल में हथौड़े से लहरा जाता है। और फिर भी जब सवारियां उसके साथ आती है, उसके पास आती है, तो देखिएगा उस समय में यदि आप असलम मियाँ के साथ होते या आप खुद असलम होते तो आपका उत्तरदायित्व क्या होता? क्या आप उन सवारियों को अपने टांगे पर बिठाते? आपका उत्तरदायित्व हम जानना चाहते क्या होता। प्लीज यू शेयर इट। आप लोग बोलते जाइएगा। आप लोग जब तक बोलते नहीं हो तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। प्लीज यू डिस्कस इट। क्या लगता है आपको?
क्या आप यदि असलम मियाँ होते, आप खुद यदि असलम के जगह पर होते तो आप क्या करते? या आप उन सवारियों को बिठाते जो चांदनी चौक के लिए चलने के लिए आए? नहीं, हाँ जी, बोलिए। हम उन सवारियों को नहीं बिठाते क्योंकि सरवरी की तबीयत खराब थी। ओके, वेरी गुड। देखिएगा कि जब हम लोग ये चाहते हैं कि हम ऐसा उत्तरदायित्व हमारा होना चाहिए, भले ही प्राणी है लेकिन प्राणी ने अब तक हमारी पूरी जिंदगी को ढोने का कार्य किया हुआ है, अपने जीवन नौका को आगे ले जाने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करना चाहते हैं हमारे असलम की, तो असलम की डावाडोल हो रही अपनी नियत उससे हड़काती है। आदमी है या राक्षस है, मरणासन ने जिनावर की परवाह न कर एका सवारी ढोडा 5-10 और काट लोगे तो क्या जिंदगी बसर हो जाएगी? सब्र से काम लो, जितनी दिहाड़ी बंद पड़ी उसी पर संतोष करो। कितना लंबा सातरा है तुम्हारा और सरवरी का, हरी का ही तब भी खुश सुख की नसीब हुई और तब भी कोई गिला नहीं। देखिए, जब 10 रुपए की नोट सरवरी ने हमें दे दी है, अभी अभी जो 5-8 बच्चों को लेकर उतरने वाली जो औरतें थी वो तो चली गई, 10 रुपए की नोट उसके हाथों में थमा दिए। अब 10 रुपए का क्या करना है? आखिरकार वह बिरयानी लेना चाहते हैं, अपने बच्चों को देना चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं दे सकता क्योंकि उसे पता है कि ये नोट का यदि हमने अभी बिरयानी ले लिया तो हमारी पत्नी जो जुबेदा है खुश नहीं हो पाएगी, और जिस कारण वह उसे नोट उसके हाथों में थमाने का प्रयास करता है। और लेकिन देखिएगा कि जैसे वो संतोष की बात करता है, सरवरी को खुश करने की, या सरवरी की जो खुशनसीबी है उसकी ओर की, जो अब तक ढोती हुई चली आ रही हमारी जो जिंदगी है, अभी तक तो उसने पूरे दिल के साथ पूरे शरीर के उन सभी मनोकामनाओं को पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन क्या आज मैं इतना एक कहेंगे हम कितना स्वार्थी हो चुका हूँ कि मैं सरवरी की उस हालत को देखकर भी नजरअंदाज कर रहा हूँ? और ये अपने दिल की बात होती है, और जो असलम अपने दिल में बात करना जानता है। नौचंदी के मेले से अब्बा खरीद कर लाए थे बचपन से, बख्तावर के नरेने पर। अब देखिए ना कि अब वो चला जाता है फ्लैशबैक में कि कब सरवरी उसके घर में आई। तो नौचंदी एक मेला होता है ना, जैसे जलगांव में भी कई मेले लगते होंगे, तो खास तौर पर होली के त्योहार पर मेले लगते हैं, है ना? तो नौचंदी का जो मेला है तो अब्बा खरीद कर लाए थे बछड़ी, मतलब एक छोटे से बछड़ी के रूप में उसे लेकर आए थे बख्तावर के नरेने पर। मतलब उनका जो एक अच्छा घोड़ा था, वो न रहने पर वह उसे लेकर आए थे। चिलचिलाती धूप सहन नहीं हो पा रही है शायद सरवरी को। अब देखिए ना कि कल भी चले जाते, कल की तासिका में भी चले जाते, भूतकाल में भी चले जाते कि छोटा सा बछड़ा हमारे घर में कैसे लाए थे, और आज आज की तासिका में भी आते जैसे कि अभी तो धूप सहन नहीं हो रही है सरवरी को, क्योंकि वो बीमार है। चेहरे को सुस्काते हुए रह रहकर झटक रही है। अब देखिए ना, उसका बाई टांग का झटकना अब बंद हो गया, हो सकता है झटक भी रहे हो तो उसका ध्यान न गया हो, घर को पलट चले। यहाँ खड़ा होकर सुस्ता भी ले तो 10-15 मिनट, फिर भी उसे घर जैसा आराम कहा। पानी वानी तो नहीं पिला सकता यहाँ। अब देखिए ना, जैसे मनुष्य को पानी पीना होता है, बात बात में आप लोगों को भी हम समझाना चाहते हैं कि जैसे आपका लेक्चर्स ऑन हो गया है लेकिन नींद आती है, कई बच्चे आंखें मूंदते हुए बाहर आते हैं, तो आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए। और जैसे मनुष्य को पानी की आदत होती है, पानी पीना चाहिए, ठीक वैसे ही वह सरवरी को भी पानी पिलाना चाहते, लेकिन पानी वानी यहाँ रास्ते में कैसे पिला पाएगा? चलिए, उसकी आंखों में एक बार फिर देखा उसने, नजर घूम गई उसकी, दिल दहल उठा, कैसी अजनबी नजरों से देख रही है, लगता है तबीयत अधिक बिगड़ रही है सरवरी की। आंखें पानी भरी कटोरों में तैर रही है जैसे, मतलब देखिए ना उसकी आंखें जो है ना वो आंखों में पानी आ गया है, जैसे अंतिम दिन चल रहा है उसका, और अंतिम दिनों में जो एक मनुष्य के साथ होता है ना, बस जानवरों के साथ भी होता है। हम लोग यूं मानते हुए चलेगा कि जैसे हम प्रयास करते हैं कि मनुष्य का अंतिम दौर चल रहा है, अंतिम घड़ी आ गई, अंतिम वो पल आ गए हैं, तो जैसे वह अपनी आंखों में अपनी सारी स्मृतियों को संजोए रखता है, ठीक वैसे ही सरवरी अपने आंखों में उन सारी स्मृतियों को संजो रही है, और उसकी आंखों में अब पानी आ गया है। हैप्पी स्कूल चलोगे? एक जनानी ने पूछा। अकेली सवारी है,
आगे पीछे कोई नहीं देखा। अपने मोहल्ले की ही ओर जाते हुए ही पड़ेगा बीच रास्ते में हैप्पी स्कूल। जरा घूम कर जाना होगा, बैठा नहीं, दूर भी नहीं है। चौरास्ता पार करते बाएं मुड़े की आगरा होटल के एन सामने पड़ता हैप्पी स्कूल। देखिए मनुष्य कितना स्वार्थी होता है, इसका एक जीवंत दस्तावेज यदि हम इस कहानी का नायक देखें तो हमारी कहानी का नायक उभर कर आ रहा है असलम मियां, क्योंकि उसे उसी ओर जाना है। लेकिन सरवरी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, वो चल तक नहीं सकती है। बीच बीच में उस टांग को रोक रही है, उसकी चेहरे में, उसकी आंखों में पानी आ गया है, उसकी आंखों में पानी भरी कटोरी दिखाई देती है, लेकिन उसकी आंखों की उस मासूमियत को हमारा असलम नहीं देख पा रहा है। और जब एक जनानी आती है, उसे पूछती है क्या हैप्पी स्कूल चलोगे, अकेली सवारी है, उसके आगे पीछे कोई नहीं दिखता है, और उसे एहसास हो जाता है कि अपने ही मोहल्ले की ओर जाते हुए वो पड़ेगा बीच रास्ते में हैप्पी स्कूल, तो जरा घूम कर ही जाना पड़ेगा, बैठा ना ले, तो दूर भी नहीं है। और चौरस्ता पार करते ही बाएं मुड़ में आगरा होटल, और उसके आगरा होटल के सामने आता है हैप्पी स्कूल, तो क्यों ना मैं बिठा लूं। स्वार्थी हो जाता है। और सवारी उतार कर कोतवाली का उतरते ही सड़क पार है अपना मुन्ना, और उतनी दूर तक सरवरी को तो चलना पड़ेगा ही, सवारी के साथ ही सही। अब देखिएगा, विचारमग्नता को पाकर वह जनानी ने अगला सवाल किया, बैठिए, मैं बैठ जाऊं। अब तो स्वाभाविक सी बात है ना, किसी के भी गाड़ी में बैठने के लिए तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो बस हो, चाहे जो भी कुछ हो, तो हमें तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि कहाँ जाएगी, किस जगह पर जाएगी, क्या हम बैठ सकते, और फिर वो बैठने के लिए उसे बोलती है क्या मैं बैठ जाऊं, और वो कहता है बैठिए। अब देखिएगा कितना स्वार्थ है, पहले तय कर लो लोगे क्या। वो कहता है 4, 3 होते हैं अकेली सवारी के। अब तो देखिए ना, मतलब जहां पर भी लेडीज की बात चलती है खास तौर पर, तो हम लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट की जगह पर हम यूं कहें कि बार्गेनिंग होती है हमारी, जहां पर वो सवारी वाला, वो ऑटो वाला या तांगे वाला कहता है कि 5 रुपए लगेंगे, 10 रुपए लगेंगे, तो तुरंत हम लोग 10 के 5, 5 के 2, 2 के 3 पर आते, तो इस प्रकार से। लेकिन वो क्या चाहती है कि वो पहले तय कर लो कितना लोगे, तो कितना है 4, 3 होते हैं अकेली सवारी के। उसने कोई बहस नहीं की, उचक अपनी जगह हो लिया। सरवरी की पुट्टे सहलाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, उसने बैठते ही चल दी। मतलब न सरवरी इस हालत में है कि आज सरवरी चल सकती, लेकिन देखिए ना कि कितनी मजबूरी है आज सरवरी की, कि वो बिना कुछ कहे, बिना कुछ सहलाते हुए अपनी कदमों को आगे बढ़ाना चाहती है। और डगमगाती हुई उसकी सुस्त चाल है। सवारी को कोई हड़बड़ी भी नहीं दिखाई दी। मतलब जैसे सवारियों को भी हड़बड़ी होती है ना चलने की, खास तौर पर जो स्कूल में जाने वाली महिलाएं होती हैं, हमेशा रोकथाम करती है। जैसे कॉलेज में जाना है, स्कूल में जाना है, तो भले ही घर से वो 10 मिनट लेट निकले तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही ऑटो में बैठती है, जैसे ही वो ऐपे में बैठती है, वैसे उनको लगता है क्या कि बस हम बैठे मतलब गाड़ी चलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे हम, चाहे दुनिया भर की तमाम औरतें, सबका एक जैसा हाल होता है। लेकिन यहाँ पर यदि हम लोग देखते हैं कि स्कूल में जाने वाली वो औरत, लेकिन उसके साथ कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई वह ज्यादा हड़बड़ी नहीं दिखाई देती है उसमें। कई उपकर टोक देती है कि किस ऐसे, मतलब उसे एहसास हो जाता है कि कई औरतें जो है ना, वो कछुओं के चाल से चलने वाला ऑटो रिक्शा वाला या तांगे वाला, लेकिन उसमें कोई भी हड़बड़ाहट नहीं दिखाई देती, कोई टोकती नहीं है। तो कई ऊपर टोक देती है यदि होती उसमें कि कछुआ चाल से चलना होता तो हम पैदल ही ना निकल लेती। हाथ में किताब थी, कोई खोल ली होगी पढ़ने को, स्कूल के सामने उतारना है, अध्यापिका ही होगी निश्चित तौर पर। देखिए ना, एक स्कूल की मास्टरनी है, और स्कूल की मास्टरनी होने के साथ उसने अपनी बुक को खोल लिया। जैसे आदत से मजबूर हो जाते हैं पढ़ने के लिए, लोलुप हो जाते हैं हम लोग भी, कहीं पर भी चले जाते हैं, बस में भी चले जाते हैं, तो हम अपने बैग में से निकाली अपनी बुक, खोल दी, पढ़ने लगे, मतलब औरों से कोई लेन देन नहीं रहता। कई लोग ऐसे होते हैं कि बस औरों के साथ बातचीत करते हैं, और तो ये अब तो जमाना ही नहीं रहा ना बात करने का, क्योंकि हम लोग बात नहीं कर सकते किसी के साथ, शेयरिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कोरोना की महामारी की वजह से हम सभी लोगों के चेहरे पर तो मास्क लगा दिया है, चेहरे भी बंद, अब हाथों में भी सब कुछ पहन के यदि निकलते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, हाथ जोड़ के विनती है आप बच्चों, आप सभी लोगों से, कृपया करके आप घर से बाहर ना निकले।
बहुत इमरजेंसी होती तो ही घर के बाहर निकले, अदरवाइज आपको घर के बाहर निकलने की भी आवश्यकता नहीं है। जब हमारे लिए बहुत अच्छा माहौल हो जाएगा, जैसे आप लोगों की पेरेंट्स मीटिंग हुई थी, तो उस पेरेंट्स मीटिंग के दरमियान मैडम जी ने बहुत अच्छे से बताया था, शायद आप लोगों में से कई लोग जुड़े होंगे या नहीं जुड़े हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा महाविद्यालय अन्य महाविद्यालयों की अपेक्षा बहुत कुछ अग्रसर है, क्योंकि मैम ने तो उस दिन खुले आम तौर पर चैलेंज को स्वीकार कर लिया कि जब शासन का आदेश आ जाएगा तो उस शासन के साथ हम लोग चलने के लिए तैयार है, सेंट्रलाइज करने के लिए तैयार है। पूरा महाविद्यालय क्लीन है, क्लियर है, आप लोगों की सेफ्टी भी वहां पर मौजूद होगी। लेकिन देखेंगे बेटा, जब ऑर्डर आ जाएगी तो उस ऑर्डर के हिसाब से हम सभी लोगों को चलना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उस रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ हम लोगों को चलना होगा। तब तक हम और आप ऐसे ही बने रहेंगे ऑनलाइन आभासी दुनिया में, हम लोगों के लेक्चर्स ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि हम लोग चलते हैं बाहर तो देखिएगा कि जिस प्रकार से एक टीचर्स की बात चलती है, तो टीचर्स को हमेशा अपने हाथों में रहती ही है। कहीं पर भी हम लोग जब जाते हैं, मतलब यह एक अकेली अध्यापिका का एक दृष्टांत नहीं है बेटा, सारे लोग जितने भी टीचर्स होते हैं वह घर से बाहर जैसे निकलते हैं, उनको पता रहता है कि हमें 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, तो साथ में अपने एक बुक होती है, अपने पसंदीदा बुक जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, और एक रिकॉर्ड करना है उनको कि बस अपना एक बुक पढ़ लिया आज के दिन। तो ऐसे ही हमारी वो स्कूल की अध्यापिका है, वो किताबों को अपने हाथ में खोल दिया है, कोई हड़बड़ी नहीं है, शांति से बैठी हुई है, और वो अपनी किताबों में हैप्पीली रूप से पढ़ने के लिए तैयार है, और उसे जाना है हैप्पी स्कूल में। अब देखिएगा, हैप्पी स्कूल के सामने उसने सरवरी की लगाम खींची, न भी खींचता तो शायद वो अपने ही आप खड़ी हो जाती। उसने खड़े हो जाने के अंदाज से यही प्रतीत हुआ, और उसे गिलानी हुई। जिनावर उसकी जरूरत समझ ही नहीं रहा, एक के बाद एक सहयोग भी कर रहा है, और एक वह है कि सब कुछ जानते बुझते हुए भी उसके कष्टों से मुंह फेरे उसके ताप में अपनी रोटी सेक रहा है। देखिए ना, कितनी बड़ी यथार्थपूर्ण बात बता दी चित्रा जी ने हमें, कि जब भी चित्रा मुद्गल जी की बात चलती दोस्तों, हम खुद स्वयं उनके साथ मिले हुए हैं। हम लोग दिल्ली गए थे, साक्षात्कार किया हमने चित्रा जी के साथ। तो लिखने की उनकी जो प्रवृत्ति है बचपन से है, मतलब बचपन में कुछ ऐसी घटना उनके साथ घटित हो गई जिस कारण वो लिखने के लिए तत्पर हो गए, और कई ऐसी प्रथम कहानियां, उनको कहानियों को बस वो लिखने का दौर था, और जब उन्होंने कहानी लिखना स्टार्ट कर दिया, कहानी लिखवा दी, उसे प्रकाशित करवा दिया, उसे फर्स्ट प्राइज भी मिल गया, और तब से लिखने की जो प्रेरणा उनके माइंड में आई, और तब वो लिखने के लिए तैयार हो गए। अब देखिएगा कि उनकी कहानी का जो पात्र है, उनकी कहानी का पात्र कितना स्वार्थ लोलुप हो गया है कि वो प्राणियों को तक नहीं छोड़ना चाहता, जिलावर की हर जरूरत को समझ नहीं पाता है, बल्कि उसके साथ और एक एक आदमी आता है और सहयोग करते चला जाता है। जानता है, वह सारी चीजों को जानता है कि उसकी सरवरी कितनी बीमार है, वो हर आखिरी पलों को गुजार रही है, लेकिन आखिरी पलों को गुजारने के पश्चात भी वह उसी के ताप में अपनी रोटी को सेकने का प्रयास कर रहा है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैडम। किसी को कुछ सवाल आपकी आज्ञा हो तो हम लोग आगे बढ़े। यस यस मैम। ओके, अब देखिएगा, किरायत अहमद की आंटी में ठोस कनखियों से उसने सरवरी का चेहरा देखा, माथा ठनका, उसकी टंकती हुई आंखें और बज बजाते हुए जबड़े ने उसे सहमा दिया। सरवरी की टांगे कांप रही हैं, जुड़ी चढ़ी देह की भांति है। यही आभास हो रहा है कि वो अपनी पूरी ताकत भर खड़े रहने की कोशिश कर रही है, और किसी भी क्षण उसकी निष्प्राण देह सड़क पर ढेर हो सकती है। दोस्तों, क्या आपके दिल में यह सारी बातों को सुनने के पश्चात क्या आपका अंतर्मन उस असलम मियाँ को दुआ देगा या बद्दुआ देगा? कहीं ना कहीं हम लोग उस सरवरी को जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों, सरवरी की उस यथार्थता को, उस मार्मिकता को, उसकी संवेदनाओं को हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ना कि किस प्रकार से वह अपने मालिक के साथ वफादारी, ईमानदारी के साथ पेश आ रही है, किस प्रकार से वह अंतिम सांस जूझ रही है, और जूझने के पश्चात भी वह अपने मालिक को पूरी ईमानदारी के साथ एक एक पैसा जमाने का प्रयास करते हैं। आज की रात मुश्किल है उसकी कटनी, क्या करेगा वह सरवरी के बिना? पेट में डालने के दाने नहीं जुट रहे, टांगे में जोतने को नई घोड़ी वो कहां से खरीदेगा? दोस्त पड़ोसी सभी की तो जेब खंगाल चुका है।
सरवरी के इलाज और घर की हांडी के लिए। अब उसके पास पैसे भी नहीं है दोस्तों, कहाँ से लेकर आएगा? सरवरी के बिना चू चम्मर करता हुआ खस्ता हाल तांगा क्या कीमत देगा? कमबख्त कितनी मरम्मत खा चुका। कबाड़ के भाव लगाएंगे लोग। एक वक्त था रिक्शे रोज बरोज किराए पर मिल जाया करते थे, अब सेठ लोग चालाक हो गए हैं, डिपॉजिट मांगते हैं अच्छा खासा। बिहार से नया आया खुरम नहीं कह रहा था कि अग्रवाल सेठ ने उससे 500 रुपए डिपॉजिट बतौर रखवा लिए थे, और यह कहकर इस शहर में तेरा आगा न पीछा। भरोसा कैसे हो कि तू रिक्शा लेकर रफू चक्कर ही न हो जाए? देखिए ना, क्या कर सकता है सरवरी के बिना? खाली तांगा क्या कीमत देगा? खस्ता हाल हो चुका, मरम्मत कितनी करेगा? और मरम्मत करने के बाद खुद तो नहीं जुट सकता उस तांगे के साथ। अब तो सरवरी चली जाएगी। अब सरवरी के बिना कैसा अपना कार्य होगा? कैसे अपने पेट को संभाल पाएगा? कैसे 8-8 बच्चों को वो पाल पोस कर बड़ा कर पाएगा? अब देखिएगा कि कबाड़ के भाव लगाएंगे वो लोग। एक वक्त था कि रिक्शे पर जब जाते थे तो कम से कम किराया तो मिल जाता, लेकिन अब तो सेठ लोग भी चालाक हो गए हैं, डिपॉजिट मांगते हर चीज का। बिहार से कोई व्यक्ति आया था, नया व्यक्ति, नया उन्होंने कहा हुआ कि नया खुर्रम नहीं कह रहा था, मतलब एक नया व्यक्ति आया, और जो नया व्यक्ति उनके साथ कह रहा था कि अग्रवाल सेठ ने उसे 500 रुपए डिपॉजिट बतौर रखवा लिया। मतलब देखिए ना, कमाई हो या ना हो हमें कुछ नहीं पता, लेकिन 500 रुपए का डिपॉजिट तो आपको हमारे पास रखना ही होगा। और शहर में तो कोई आगा न पीछा, कोई हमारे पहचान वाले तो है नहीं। भरोसा कैसे करे इन रिक्शा वालों पर कि कहीं ये रिक्शा वाले रफू चक्कर ही न हो जाए। उसे पता नहीं कब तक वह तांगे पर जा चढ़ा। कांपती टांगे लिए सरवरी उसके बैठते ही डग भरने लगे। उसके हृदय में ज्वार उठ रहा, उसकी आंतों में तेजाब से भरा भीम का देह खोल रहा। देह से लपटों से उठती भाप में सबसे पहले उसकी खोपड़ी झुलसी, भीतर को भेजा पिघला हुई रबड़ सा कनपट्टियों से चूने लगा। देखिए ना, जैसे हम लोग बीमार हो जाते, कहीं किसी को बीमारी न हो, लेकिन केवल कल्पना कीजिए कि जब आप बीमार थे और उस बीमारी के समय में आपकी पूरी जो देह है वो जल रही थी, इतनी देह तपन के मारे, आग के द्वारे या ज्वार के माध्यम से, ज्वार चढ़ जाता है, मतलब बहुत ही बुखार हम लोगों को जब आ जाता है तो बुखार के समय हमारे कान कनफटियों तक, मतलब हमारे कान तक गर्म हो जाते हैं। देखिएगा कि कैसे होता है ये, लेकिन होता है बेटा, कैसे होता है ये नहीं पता, लेकिन होता है कि जब ज्वार चढ़ जाता है ना, तब पूरे हृदय के साथ पूरा शरीर तप जाता है, फिर वो तपते तपते हमारे कानों तक वो तपन आ जाते हैं। वो जो तपन है, वो जो भाप है, उससे हमारा जो पूरी खोपड़ी है, मतलब हमारा जो पूरा मस्तिष्क है, वो भी अब कनफटियों तक चुने जाता है। भयावह भविष्य। 8 औलादें भरों से भन बनाती हुई नागिन, देखिए ना अपनी पत्नी को क्या कहना चाहता है। नागिन की जीभ से प्रतिपल उसकी और लपलपाती हुई जुबेदा की जुबान, जहरीली काली जुबान, कैसे सामना कर पाएगा वह? सरवरी के लिए आखिरकार क्या नहीं किया उसने? उसको बीवी कह लो, प्रेमिका कह लो, बहन कह लो, बेटी कह लो, अपने को बेच कर भी उसके हाड़ मांस बचा पाने की गारंटी होती तो बेहिचक उसे बचा लेता। सब कुछ कर लिया हमारे असलम ने, हमारे सरवरी को बचाने के लिए सब कर दिया। सरवरी को उसने कौन कौन सा दर्जा दे, देखिए ना, मतलब एक यदि हम असलम को अपने दृष्टि से देखें, असलम के उत्तरदायित्व को देखें, तो देखिएगा क्या क्या मिलता है। उस असलम की जो पत्नी के रूप में है, उसकी बीबी कह लो, उसकी पत्नी कह लो, उसकी प्रेमिका कह लो, उसकी बहन कह लो, उसकी बेटी कह लो, जो भी जो कहना है वो कह लो, सौतनी क्यों न कह लो, लेकिन देखिए ना, अपने हाड़ मांस को बचा पाने की यदि उसकी गारंटी होती है तो वह अपने हाड़ों को, अपने मांस को तक बेच देता और अपनी सरवरी को बचा पाता। लेकिन दोस्तों ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज हमारी सरवरी का आखिरी दिन है और ये सब चल रहा है, रास्ते में ही वह सोच रहा है सामने। और उतने में क्या होता है देखिएगा, सामने कोतवाली के मोड़ से तेज से मोड़ रही एक सफेद फिएट, जिसे एक लड़की चला रही थी और रास्ता पाने के लिए उसे लक्ष्य कर हॉर्न दी जा रही थी। उसे पता ही नहीं लगा
कि वह अचानक सड़क के बीचों बीच आ गया और नाक की सीट पर बढ़ा चला जा रहा है। पेट के बाईं ओर भारी भरकम डीटीसी की बस फंसी हुई चली रही और जो पेट को सड़क पर कुछ सहूलियत देने को राजी नहीं दिखाई दी और सामने से चले आ रहे एक पर एक वाहनों को बढ़ता दबाव। पास आते आते लड़की ने दोबारा हॉर्न पर और दे अपनी गाड़ी तांगा बचाते हुए काट ले जाने की सतर्क चेष्टा, किंतु उसके ब्रेक पर पाव देने के बावजूद गाड़ी के दाहिने मडगार्ड का कोना सरवरी की उसी टांग को टक्कर देता हुआ कुछ आगे जाकर झटके से रुक गया। दोस्तों देखिए, उसके बाई टांग को अब तक वो झटका दे रहे थे, उसी टांग को अब लगा। पो 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 का कर्णभेदी प्रदूषण फैलाते दोनों ओर के वाहन अकस्मात हुई इस दुर्घटना से स्तंभित हो अपनी अपनी जगह पर ठिठक गए। आगे वालों ने देखा, पलक झपकते ही सरवरी सड़क के बीचों बीच ढेर हो गई। उसकी झुलसी बेहसी झटपटाने लगी, उसके जबड़ों से बज बजाता फेंचू कर बहने लगा। आंखें टंगे, मतलब देखिए ना, एक क्या कहें हम उसे कि जब होता है, मतलब मुंह से कुछ फेना सा निकलता है, क्या कहें हम उसे कि पानी सा, या हम कहें कि फेना निकलता है, बुले से निकलते हैं जब ऐसा कांड हो जाता है। तो ऐसा हमारी सरवरी के साथ हुआ। उसकी आंखें टंग गई, टूटी हुई बाई टांग सड़क पर खून की पतली धाराएं बनाती हुई रह रहकर चिहुकते उसके शरीर के साथ कांप उठे। जुड़ती उत्सुक भीड़ ने सरवरी के इर्द गिर्द कौतूहल का घेरा डाल दिया। टांगा बचाने में अपनी पूरी चालकीय कुशलता लगा देने के बावजूद दुर्घटना बचा पाने में असमर्थ लड़की अपनी साथ महिला के संग घबराई हुई सी लोगों के घेरे को तोड़ सरवरी के निकट पहुंचे। सरवरी की नाजुक हालत देख लड़की को चीख निकलते निकलते बची। सहम कर उसने अपनी आंखें मीच ली। दोस्तों देखिए, कितनी बड़ी हालत हुई है हमारे सरवरी की, कि आज सरवरी पूरी जिंदगी भर एक छोटे से बछड़े के रूप में आई हुई थी असलम मियां के घर पर, लेकिन आज वो बूढ़ी हो गई। और देखिए ना, कितना बड़ा उत्तरदायित्व तो हमारे सरवरी ने कार्य कर दिया। लेकिन एक ऐसी दुर्घटना का शिकार हो गई हमारी सरवरी, और जिस सरवरी के कारण पूरा दिन चल रहा था, पूरा परिवार चला रहा था, पूरा कुनबा चल रहा था हमारे असलम का, तो आज वह नहीं रहा। और जब इस हालत में वो लड़की देखती है तो लड़की की चीख बचाते हुए वो रुक जाती है, क्योंकि वो अपनी आंखों को मिचो लेती, देख नहीं सकते हैं इस प्रकार का खून खराबा और वो उस प्राणी की हत्या निष्प्राण रूप से पड़ी हुई हमारे सरवरी। बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? यस मैम। ओके, यस मैम। आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। लड़की ने क्या पहना था? तो लड़की राजस्थानी लहंगा नुमा स्कर्ट और ब्लाउज पहने हुए थी। खूबसूरत, लंबी, चरहरी, उम्र होगी यही कोई 18-19। बावजूद उसके चेहरे पर इस किस्म की अबोध कोमलता। लड़की को देखते ही अब तक माथा पकड़े उकड़ू बैठा हुआ अवाक असलम अचानक बुक्का फाड़ कर रोते हुए रक्त रंजित औंधी पड़ी सरवरी की देह पर सिपाया करता हुआ सा सीने पर मुक्के मारता कटे रुक्ष सा ढेर हो गया। हाय हाय रे, क्या करता! देखिए ना, किस हालत हमारे असलम की हो गई है आज, जो जिंदगी को संवारने के पीछे चला था, अपने अब तक के हुए सभी पैसों को कहां कहां से नहीं लेकर आया सरवरी को बचाने के लिए। लेकिन उसे पता था कि सरवरी तो एक ही दिन का रास्ता है, एक ही दिन भर बच सकती है, एक ही दिन की वो हमारे साथ ही बाकी है। और उस समय में रक्त रंजित औंधी पड़ी हुई सरवरी की देह पर सिपाया करता हुआ सा अपने ही सीने पर मुक्के मारता कटे रुक्ष सा ढेर हो गया। हाय हाय रे, मैं कहीं का नहीं रहा, कहर टूट पड़ा मुझ गरीब पर, बर्बाद हो गया मैं, बर्बाद, मार डाला मेरी सरवरी को। हाय मेरी रोजी रोटी, पिछली नौचंदी में पूरे 8,000 गिने थे बाकर मियाँ को। गाड़ी नहीं चलानी आती तो क्यों लेकर निकल पड़ती औरों की हत्या करने। हाय हाय। और सरवरी को बचाने के लिए प्रयास करता हमारा असलम, लेकिन यहाँ पर दिखाई दिया जा रहा है कि वह जो असलम है, वह असलम उस लड़की को
कहता है कि गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्यों लेकर निकल पड़ती हो औरों की हत्या करने। हाय हाय। लड़की के साथ चलने वाली वो जो महिला है असलम का आक्षेप बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो धैर्य खोकर एकाएक उत्तेजित होकर कहती है। अब देखिए ना, औरतें कैसे होती है, गलती हमारी होती है लेकिन हम लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते है ना। कई बार वस्तुस्थिति है, वास्तविकता, जितने भी एक्सीडेंट होते हैं नारियों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन हम लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन देखिए ना, यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि वो जो गलती करती है वो लड़की, लेकिन वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। जब वो असलम कहता है कि तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आती तो क्यों लेकर निकल पड़ती हो औरों की हत्या करने, और इस आक्षेप असलम ने किए हुए इस आक्षेप को औरत जो है वहां के उनके साथ आई हुई महिला उत्तेजित होकर के थी। क्या बक रहे हो, हमने मार डाला, बहरे थे क्या, हॉर्न पर हॉर्न दिए जा रहे थे, शीना हटे क्यों नहीं रास्ते से, सड़क इटलाकर चलने के लिए बनी तुम्हारे, जो जी में आया उगले जा रहे हो तब से, तुम्हारी घोड़ी बीच सड़क बेकाबू होकर बैठ जाए गाड़ी से तो दोष हमारा, क्यों, अपनी गलती मानो और हमें कोसना छोड़ो। पता नहीं बेवकूफ ट्रैफिक वाले भरे सड़कों पर बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, भैंसा गाड़ी क्यों छोड़ देते टक्कर मारने। और वो जो औरत है वह औरत उसके साथ चर्चा कर रही, असलम को रोक रही है, असलम को ये कह रही कि गलती तुम्हारी है और तुम्हें तुम्हारी गलती को स्वीकार करना होगा। दुर्घटना से आतंकित लड़की को आंटी के तर्कों ने कोई बल नहीं दिया। उसने कंपित भी मतलब वो कंपित हो रही थी, टूट चुकी थी ना पूरी तरीके से। और फिर दुर्घटना से आतंकित लड़की को आंटी के तर्कों ने कोई बल न दिया। उसने कंपित स्वर में उपस्थित लोगों को संबोधित कर प्रतिवाद किया। न मैं बाएं हो सकती थी न दाएं, बाएं डीटीसी की बस बराबर दबाई हुई थी और दाई और टांगा। 100-150 रुपए ले लो और पीन छोड़ो, पलस्तर चढ़वा लेना इसकी टांग पर। महिला की नरमाई का उल्टा असर हुआ। पर क्यों गरीब से मजाक कर रही हो बीबी, 100-150 में पलस्तर चढ़ भी जाए तो क्या जान बच जाएगी इसकी। हालत देख रही हो जिनावर की, हाय कैसे औलादे पलेंगी मेरी, कहाँ से खरीदूंगा मैं नई घोड़ी, पुराना कर्ज तो अब तक नहीं हुआ, मैं लूट गया मेरे खुदा, मैं लूट गया। उसने दोनों हथेलियों से अपना माथा कूटा। माथा कूटा मतलब क्लियर हो रहे हो ना कैसे वो बोलता है। तो असलम के कारुणिक विलाम से भीड़ की सहानुभूति तर्कों से परे हो जाए उसके लिए पसीजिए। दूध के दांत टूटे नहीं, हमीरजादे निकल पड़ी हवाई जहाज उड़ाने। अब देखिए ना, मतलब लोग भी कहने लगे कि गलती तो उस लड़की की ही थी, हमें तो स्वीकार करना पड़ेगा। और उस लड़की का नाम था शीना। याद रखिएगा, आपको 71 प्रश्न मंजूषा में बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में पर्याय दिए जाएंगे कि असलम की गाड़ी को ठोकर किसने दी। उस लड़की का नाम क्या था, शीना था, हीना था, मीना था, जो भी था, नाम था उसका शीना। दूध के दांत टूटे नहीं, अमीरजादी निकल पड़ी हो आई जहाज उड़ाने। भाई कार वालों के कारने में कोई नहीं टह गए। आज आदमी कुचलते देर नहीं लगती, जानवर की बिसात। अब देखिए ना, लोग भी सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं क्योंकि सरवरी को सारे लोग देख रहे हैं। उठ जाके चौकी में रपट लिखवा, इनका क्या, प्राण निकल रहे होते तेरे तब भी ये 100 का पता बढ़ाकर यही कहती जाके प्लास्टर चढ़वा लो टांग पे। देखिए, वास्तविकता यथार्थता का दर्शन हमें इस कहानी के जरिए मिलता है कि यदि इसकी जान भी चली जाती ना, प्राण भी गंवाने पड़ते, निकल रहे होते, तो भी ये 100 का ही नोट देती और कहती कि जा पलस्तर लगा ले। इसकी इनकी बातों की ओर मत देख, नए कारनामे है ही नहीं इस कार वालों के। सारे लोग, हम लोग तो जानते हैं इनके कारनामे कैसे होते हैं। आदमी कुचलते देर नहीं लगती इन लोगों को, ये तो जानवरों की बात है। अब जा और जाके रिपोर्ट, रपट लिखवा, रपट से तात्पर्य रिपोर्ट है ना, पुलिस चौकी में जाके रिपोर्टिंग करवा दे और जाके प्लास्टर चढ़वा लो टांग पे। 2 हवलदारों के संग, कोतवाल बगल में ही था और कोतवाली जो थी वो बगल में ही थी। दुर्घटना का शोर शराबा वहां तक पहुंच गया। 2 हवलदारों के साथ छोटा दरोगा तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गया। पहुंचते ही अवरुद्ध यातायात के भारी जमाव को सुचारू करने के लिए सबसे पहले उन्होंने तांगे और घायल घोड़ी के इर्द गिर्द इकट्ठी तमाशबीन भीड़ को डांट डपट कर भगा दिया। ये तो कार्य होता है पुलिस वालों का। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस भीड़ को भगा दिया। फिर दोनों दिशाओं से आने जाने वाली फंसी गाड़ियों की आगे निकलने का पहले रास्ता बना लिया। छोटे दरोगा इस बीच मामले की जानकारी हेतु लड़की और महिला की ओर मुखातिब हुए, पक्ष सुना, लाइसेंस देखा। फिर असलम ने वास्तविकता जाननी चाहिए।
असलम विचलित सा दरोगा के पाँव में लौट गया। तबाह हो गया सरकार, जीते जी दफन हो गया। मार डाला इन बीवियों ने मेरी सरवरी को। चुप बेहुदे, जो पूछा जाए वही बता। अब देखिए यहाँ पर असलम को रोका जा रहा है। पुलिस हवलदार किसे साथ देंगे और क्यों देंगे, आगे आ जाएगा। हवलदार ने डंडा उठा, उसे लड़की और महिला के अभद्र तरीके से इंगित करने पर भुड़का। मैं क्या करूं सरकार, मैंने बहुत बचने की कोशिश की है। वो तो बीच सड़क पर खड़ा तेरा तांगा ही बता रहा है कि तूने कितनी बचने की कोशिश की, हरामजादे। सरकार, अब मिमियाता ही रहेगा, कुछ बकुरेगा भी? सब बताऊंगा सरकार, मेरी रिपोर्ट लिख लो। मैं तबाह हो गया। असलम की रपट लिखाने की बात सुनते ही लड़की का चेहरा सूखे पत्ते से टूटा। तो घबराती क्यों है, सांच को आंच क्या। महिला ने उसके कंधे पर कसते लड़की के पंजे को तब तक पाकर ढाढ़स बंधाया। फिर दरोगा की ओर मुड़कर उसने अंग्रेजों में कुछ परामर्श करने लगी। अब देखिए ना कि जैसे उसे पता है कि असलम तो अंग्रेजी जानता नहीं है और ये अंग्रेजी जानती थी, अंग्रेजी में बातचीत करती थी। स्वाभाविक के तौर पर कि उन्होंने उनके साथ, दरोगा के साथ कौन सी बात की। डू यू नो बेटा, आप लोग समझदार हो, आप लोग समझ गए होंगे कि उसने क्या कार्य किया होगा। उसका आशय बाप दरोगा ने स्पष्ट किया कि तांगे वाले से भी स्वयं बात करके देखें, वह उनका कहा मान जाए तो उन्हें कोई आपत्ति न होगी। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं है कि तांगे वाला इतनी आसानी से उनका पेड़ छुड़ेगा, गलती उसकी हो या न हो। रिपोर्ट लिखवाए बिना, मतलब रिपोर्टिंग करवाए बिना वो नहीं मानेगा। सड़क पार ही इन लोगों की सघन बस्ती है, इसकी एक आंख पर आनंद फानंद कोतवाली गिर जाएगी। देखिए आकर खड़े हो गए कि नहीं 5 चेक करवा। अब वो उन्हें समझाने का प्रयास करता है कि आप इनकी बातों की ओर मत जाइए, ये तो रिपोर्ट लिखवाएंगे ही। और आगे चलते ही, एक कदम आगे उठाते ही इन्हीं की बस्ती है, जो इन्हीं के लोगों की बस्ती है, एक आवाज दे देगा तो सारे लोग आ जाए। देखिए कितने लोग यहाँ पर आ गए और निकट आ खड़े हुए रिक्शे वालों की तरह वो इशारा किया उन्होंने। हवलदार को कुछ हिदायतें देकर दरोगा पुनः उसके निकट आए। आइए कोतवाली चलते हैं। दरोगा के स्वर में अब उसकी नरमाई थी और आदेशात्मक फूट भी था। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा आपको? यस मैम। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है बेटा? यस मैम। ओके, आगे बढ़े, आपकी आज्ञा हो। यस मैम। हाँ मैम। हवलदार को कुछ हिदायतें देकर दरोगा जी पुनः निकट आए। आइए कोतवाली चलते हैं। दरोगा के स्वर में सबकी नरमाई की जगह आदेशात्मक फूट था। लड़की कोतवाली चलने के नाम से और दरोगा के स्वर में अनपेक्षित आए परिवर्तन से भयभीत हो उठे। दरअसल उसे और महिला को अब तक उम्मीद थी, क्योंकि दोष उनका नहीं है, अतः मामला सड़क पर ही कुछ दे दिलाकर रफा दफा हो जाएगा। लेकिन आसार जटिल से जटिलतर होते दृष्टिगत हो गए। एक तो वे स्त्रियां, ऊपर से पुलिस के संग। कोतवाली जाना उन्हें अटपटा ही नहीं लग रहा था, बल्कि आरोपित अभियुक्त भाव से भी आतंकित की